दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिलेश संवाद के इस कार्यक्रम में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। मैं हूं उर्मिलेश। इस वक्त देश की जो संसदीय राजनीति है, संसदीय राजनीति क्या समूचा जो तंत्र हमारा है, कहने को तो हम बहुत तेजी से आगे बढ़ने वाले देश हैं। अर्थव्यवस्था के स्तर पर हम अपने को बहुत ताकतवर मानते हैं, बहुत पोटेंशियल उसमें देखते हैं, लेकिन जो हमारा जो तंत्र है, वो कहीं न कहीं बहुत गंभीर समस्याओं से ग्रस्त नज़र आता है। अभी आप केवल इसी सप्ताह का हाल देखिए, पिछले 7-8 दिनों का। हम पीछे नहीं जा रहे हैं, केवल 7-8 दिनों का हाल देखिए। सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया, डायरेक्शन आया कि प्रतिपक्ष के नेता के विरुद्ध उत्तर प्रदेश में एक कोर्ट में मामला चल रहा था। उसमें उनको अंतरिम राहत दी गई। लेकिन जिस बेंच ने उनको अंतरिम राहत दी, कंटेम्प्ट के एक मामले में, उसने उनके ऊपर इतनी सारी टिप्पणियां कर दी, उनके सच्चा भारतीय होने के बारे में नसीहत दे डाली कि सच्चा भारतीय ऐसा नहीं करता, और भी न जाने क्या क्या बातें कह दी गई उस टिप्पणी में। इसको लेकर एक बड़ा विवाद पैदा हुआ। तो सर्वोच्च न्यायालय बनाम विपक्ष के सर्वोच्च नेता, यानी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का एक बहुत महत्वपूर्ण शख्सियत और सर्वोच्च न्यायालय, और उसमें भी नसीहत क्या दी जा रही है कि सच्चा भारतीय होने का मतलब ये है। इसके बाद एक दूसरी खबर आ गई कि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की एक प्रवक्ता, जो कुछ ही समय पहले तक प्रवक्ता थी, उनको आला फिर जज बना दिया गया, और जज भी हाई कोर्ट का बनाया गया। सरकारी वकील नहीं बनाया गया, जज बना दिया गया। दलील ये कि वो अब मेंबर नहीं है पार्टी की। अभी तीसरी घटना, सुप्रीम कोर्ट में एक मामला आया साहब, वो इलाहाबाद हाई कोर्ट से जुड़ा मामला था। अब सुप्रीम कोर्ट ने कोई डायरेक्शन दिया, लेकिन साथ में एक बड़ा कमेंट कर दिया हाई कोर्ट के उस जज के खिलाफ, इलाहाबाद हाई कोर्ट के खिलाफ, कि आप इस तरह के मामलों को अपने पूरे करियर में फिर कभी नहीं देखेंगे, और अन्य मामलों को भी देखेंगे तो किसी सीनियर जज के अंडर में देखेंगे। इस तरह की एक डायरेक्शन आ गया। उसको लेकर पूरा इलाहाबाद हाई कोर्ट का बहुत बड़ा हिस्सा सुप्रीम कोर्ट के उस जजमेंट के खिलाफ खड़ा है। अब आप सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब उसी को सुलझाने में लगे हैं। अब इस बीच में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इन तीनों के बीच में, इन दोनों के बीच में एक गंभीर विचार विमर्श चल रहा है। एक तरह से रसाकसी सी है, टकराव है, और उसमें बीच में उतर आई है सत्ताधारी पार्टी बीजेपी। वह खुल के बचाव कर रही है इलेक्शन कमीशन का, और राहुल गांधी लगातार अपनी बात कह रहे हैं चुनाव में धांधली की और फ्रॉड की। सुप्रीम कोर्ट ईडी नाम की संस्था पर गंभीर टिप्पणी कर चुका है। फिर ये सारे मैंने जानबूझकर आपको गिनाए कि इसी सप्ताह क्या क्या हुआ है। तो कहीं ना कहीं इस तंत्र को लेकर बहुत संकट है, जबकि सरकार कहती है कि वो अब तक की बहुत ताकतवर सरकार है, बहुत समर्थ सरकार है। ये क्या हो रहा है अपने मुल्क में, कहां जा रहा है जनतंत्र? आवाम का हाल आप देख ही रहे हैं, जो आम लोगों का। तो इन्हीं कुछ विषयों पर बातचीत करने के लिए हमने आज जाने माने पत्रकार, टिप्पणीकार शीतल पी सिंह को इनवाइट किया है। शीतल जी, बहुत दिनों बाद आप हमारे चैनल पर आए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आपके आने से पहले मैंने जो टिप्पणियां की हैं, अ, मौजूदा परिदृश्य पर जानबूझकर एक थोड़ी सी लंबी टिप्पणी। आप कैसे देखते हैं जो हालात अभी देश के हैं, बहुत सारे जो मसले हैं, उन मसलों के बीच से हमारे जनतंत्र का क्या सूरत हाल आपकी नजर में दिखाई दे रहा है? उसमें सिर्फ एक चीज में थोड़ा सा नई सूचना वृद्धि कर ली जाए। जो हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट के जजेस का मामला था, जो शिकायत उनकी सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट से थी, उस जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने संशोधित कर लिया है।
जो एक टिप्पणी उन्होंने जज के रोस्टर के बारे में कर दी या थी, तो उन्होंने विड्रॉ कर ली थी। तो एक तो इसमें डेवलपमेंट है। बाकी तो आप देख ही रहे हैं, और जो आपने कहा है उस सबसे मेरी असहमति होने की कोई वजह नहीं है। डेवलपमेंट ये है सिर्फ कि राहुल गांधी ने आज फिर उस अपने अभियान को आगे बढ़ाया। वो बंगलोर गए और वहां उन्होंने लोगों को संबोधित किया, और उसके बाद इलेक्शन कमीशन को भी संबोधित किया, और उन्होंने अब वो सवाल उठा दिए जो जरूरी सवाल हैं। दरअसल इस इलेक्शन कमीशन को जिस तरह से बनाया गया है, सवाल यहां से शुरू होना चाहिए। और मैं तो लगभग अपने हर कार्यक्रम में और इसके समय से ही इस बात को कहता रहा कि जब आप चंडीगढ़ का मसला देखते हैं, चंडीगढ़ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव का, उसको याद करिए, अभी पुराना मामला नहीं है, हालिया मामला है, लोगों की स्मृति में वो वीडियो होगा। जब वहां जो चुनाव का मुख्य अधिकारी था, कैसे वो कुछ खास मतों को डिस्टॉर्ट कर रहा था, और बाद में उसी को नतीजा घोषित करना था, और उसने नतीजा एक पक्ष में घोषित कर दिया। और उसके बाद हमारे मीडिया को देखिए, उस समय हमारा जो दिल्ली में बैठा हुआ नेशनल मीडिया है, उस खुली बेशर्मी को भी डिफेंड कर रहा था। कुछ तो राष्ट्रीय कथित चैनल हैं, उसमें वो तर्क दे के बता रहे थे कि ऐसे नहीं, वैसे वैसे, टेक्नोलॉजी ले आते हैं बीच में। जब भी इस तरह के सीधे गंभीर ब्लंट मुद्दे आते हैं, तो उसमें तकनीक ले आते हैं, जैसे अब आ रहा है। ऐसे ही ये कल वाले मुद्दे पर लाए हैं। वो इस पर कोई बात ही नहीं करना चाहते कि अभी पिछले चुनाव में लोकसभा का जो हुआ, उस समय सीएसडीएस और अन्य ने जो सर्वेक्षण किया, उसमें एक सवाल ये भी था कि चुनाव आयोग पर आपको कितना विश्वास है। तो आश्चर्य करेंगे, उस समय आश्चर्य क्या करेंगे, हम आप जानते ही हैं, इसकी चर्चा हो चुकी कि 52% से ज्यादा लोगों ने कहा था कि उनको विश्वास नहीं है। हम मानते हैं कि इसमें बहुत सारा ऐसा भी होता है कि जो गलत हो सकता है, गलत कारणों से ऐसा विश्वास बन सकता है, लेकिन इसको ठीक करने की जिम्मेदारी फिर किसकी है? उनकी जिनको यह विश्वास है, या उनकी जिन पर अविश्वास है। और अब आपके सामने कुछ तथ्य आते हैं, ये पहले भी आते थे, पहले भी शिकायतें बहुत सारे मामलों में होती थी। किताब लिखी गई थी अडवाणी जी के नेतृत्व में, एक घोषित की गई थी 2009 में, बीजेपी के या प्रवक्ता ने लिखी थी। ईवीएम पे शंका थी, होती है, लोकतंत्र है। किसी को भी कहीं कोई चीज अपने हिसाब से गड़बड़ लग रही है, वो उसको प्रस्तुत करता है। तब तो किसी ने तब ऐसा नहीं हुआ कि सोशल मीडिया पे और सब पे लठैत दौड़ दौड़ पड़े हो कि अडवाणी का सिर फाड़ दो और उसका शेषाद्री का गर्दन कलम कर देंगे, कैसे कह दिया तूने चुनाव आयोग को, कैसे किताब लिख दी। ऐसा तो नहीं हुआ। ये क्या हो रहा है भाई? जीवीएल जीवीएल की किताब थी, हाँ हाँ, जीवीएल जीवीएल नरसिम्हा नरसिम्हा राव, सॉरी, जीवीएल नरसिम्हा राव की किताब। तो ये क्या हो रहा है कि राहुल गांधी जो लीडर ऑफ अपोजिशन है, 100 सांसदों को नेतृत्व दे रहा है अपनी पार्टी के, और बाकी अन्य को दे रहा है। 200 से ज्यादा लोग हैं, ये लोग 240 लोग हैं इस संसद में, 232-40। तो वो अगर कोई बात कहेगा, और वो रिसर्च करके कह रहा है, 6-8 महीने उसने लगाए हैं, उसकी टीम ने लगाए हैं, आपने आते ही उसको बस तुरंत गाली देना शुरू कर दिया। और सबसे खराब, आज के अखबार आपने देखे होंगे, द हिंदू को छोड़ के किसी ने इस खबर को शीर्षक नहीं दिया है पहले पेज का। यानी अंग्रेजी अखबार तक मैनेज किए गए। हिंदी में दैनिक जागरण, जो सबसे हिंदी का बड़ा अखबार है, उसने 9वें पेज पे खबर दी है, 9वें पेज पर। देश में 1.5 लाख अखबार हैं, करीब 500 चैनल हैं, सारे चैनल इस बात पर जुट गए कि राहुल गांधी को कैसे वो गलत साबित कर दे। आज तक, नाम लेके कह रहा हूं, आज तक ने एक झूठा फैक्ट चेक चला दिया। जब जुबेर ने अल्ट न्यूज के उसको नंगा किया तो लेके भाग गए। उसको आईटी सेल के चीफ ने रिट्वीट किया उसको, और सारे लोग उनके वही रिट्वीट करते रहे। बाद में वो आया वो फैक्ट। अब वो वेबसाइट ही हटा ली चुनाव आयोग ने। चुनाव आयोग ने अब वो विभिन्न राज्यों की वेबसाइट ही वो उसमें आ रहा है कि आप देख नहीं सकते इसको, उसको हटा लिया गया। ये वो क्या है भाई? चुनाव आयोग सूचना को छुपा कैसे सकता है? पब्लिक अकाउंट है ये, आप स्क्रूटनी नहीं होने देंगे? आप राजनीतिक पार्टियों को सीसीटीवी फुटेज नहीं देंगे? आप राजनीतिक पार्टियों को डिजिटल लिस्ट नहीं देंगे वोटर की? आप चुनाव से पहले कितने लोगों को वोटर बना लेते हैं इसकी लिस्ट नहीं देंगे? कितने लोगों को आप डिलीट कर देते हैं इसकी लिस्ट नहीं देंगे? तो अंधे से चुनाव कराओगे?
सबको अंधेरे में घुसेड़ के और लूट लोगे और कहोगे हमने ठीक कर दिया, मसीह हो गया वो सब। ये चुनाव आयोग बनाने की जो प्रणाली, जो कानून बनाया है सरकार ने, वही बेईमानी की, यहीं से बेईमानी शुरू हुई। जैसे मसीह को चुनने में वहां बेईमानी हुई थी चंडीगढ़ में, जिसको सबने वीडियो में देखा, वही बेईमानी इस चुनाव आयोग को इस कानून के तहत गठित करने में हुई, जिसका गठन प्रधानमंत्री स्वयं, उनके गृह मंत्री, उनकी चॉइस का कोई दूसरा मंत्री यानी वो गृह मंत्री को लेते हैं, ये दो लोग तय करते हैं। तो एक लीडर ऑफ अपोजिशन के पास तो डिसेंट नोट लिखने के अलावा क्या राइट? आपने डेमोक्रेसी को डिसेंट नोट में बदल दिया है, जिसको डिसेंट को भी माना नहीं जाएगा क्योंकि हमारी हमेशा संख्या भारी है। यहां से बेईमानी शुरू हो गई। आप अफसरों से एक दिन पहले बीआरएस ले आते हैं, अगले दिन उसको चुनाव आयुक्त बना देते हैं, और वो पता चलता है होम मिनिस्ट्री में एडिशनल सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी काम कर चुका है, उसी तरह की वो लैंग्वेज अख्तियार करता है, वैसे ही काम कर रहा होता है, और अब आप उससे इस तरह के काम ले रहे हैं। तो हमने सारी संस्थाओं को पॉल्यूट कर दिया। इस समय जो सरकार, जो भी सत्ता प्रतिष्ठान है, एक सूचना का कानून बना था यूपीए के जमाने में, किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए मतलब बहुत ही बहुत बड़ा अचीवमेंट था वो, कि पब्लिक को इतना एम्पावर किया जाए कि वो प्रधानमंत्री तक से सवाल पूछ सके कि भाई आपने फला मामले में ऐसा क्यों किया, या आपके एसेट्स क्या है, आपकी पढ़ाई लिखाई कितनी है, आप की ये चीज कैसे है, वो चीज कैसे है। ये राइट दिया था एक इंडिविजुअल को, एक हर एक नागरिक को। आपने डाइल्यूट करते करते उसे पूरे सीआईसी को जोक बना दिया है, कोई मतलब ही नहीं है उसका। और ऐसे ऐसे नए कानून आप लेते आ रहे हैं कि बाकी और भी जो सवाल करने की प्रणाली लोकतंत्र में होती है, जैसे प्रेस है या अन्य है, उनको सबको आप ऐसा बांध देंगे कि वो या तो सिर्फ आपके लिए लड़ चलाएं, वरना उनको अस्तित्वहीन हो जाए, वो सांस न ले सके। तो एक और एक सरकार इस तरह की चीजें लेते हुए आ रही है, जो भी लोकशाही के लिए स्तंभ है उन सबको नष्ट कर रही है, जो हमारे पास थे, नया बनाने की जगह उनको खराब कर रही है। और ऐसे कानून लेके आ रही है जिसमें लोगों के हाथ से सूचना के स्रोत खत्म हो जाए, स्वयं सूचना देने की प्रथा ही खत्म कर दी है। नए संसद भवन बनाया, उसमें प्रेस दीर्घ ही नहीं है, सेंट्रल हॉल नहीं है, कोई जरूरत ही नहीं उनको लोगों को मिलने बताने की कोई जरूरत नहीं है। मन की बात वो बोलेंगे, सुनना है आपको, सिर्फ श्रोता पैदा करने हैं। जी, मैं एक बस एक छोटा सा, शायद प्रेस दीर्घा है लेकिन वो वैसी नहीं है जैसे मेन पार्लियामेंट बिल्डिंग में थी, जो पहले वाला पार्लियामेंट बिल्डिंग है। सेंट्रल हॉल नहीं है, आजादी नहीं है। अब लोग मिनिस्ट्री वगैरह में उस तरह से नहीं जा सकते, बहुत से रिस्ट्रिक्शन कर दिए गए हैं, पीएमओ प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता, ये सब चीजें हैं ना, ये सब चीजें उसी दिशा में है जहां सूचना न देना है। सूचना देने के अधिकार की जगह सूचना न देने का अधिकार ले लिया है सत्ता ने, और वही अब उनके इंस्टीट्यूशंस कर रहे हैं, जो स्वायत्त हैं जैसे चुनाव आयोग, वो भी ये सब कर रहे हैं, क्योंकि वो ऐसे ही बनाए गए हैं, कानून आपने ऐसा बना लिया। आज आपके पास बहुमत है तो आपने इस तरह का कानून बना लिया कि आप अपने मन का आदमी नियुक्त करेंगे, तो वो अपने मन का काम उससे कराएंगे। अब तो इंडिया टुडे की वो स्टोरी आ गई, अभी सब जगह वीडियो पर है, हमारे पोस्ट पे भी सब जगह है, जिसमें उनका संवाददाता गया बंगलुरु में, जो राहुल गांधी ने लिस्ट दी थी, उस घर में गया है। उसमें कोई बंगाली व्यक्ति जो है किराए पे 1 महीने से रहता है, एक कमरे का मकान है जिसमें 2 आदमी मुश्किल से रह सकते हैं, 80 वोटर है उसमें। वो आदमी भी मिल गया इंडिया टीवी को, जो 4 जगह वोटर, 4 राज्यों में एक साथ वोटर है। वो खुद कह रहा है कि मैंने तो अपना नाम हटा दिया था और दूसरी जगह चेंज किया था, 4 जगह उसका नाम कैसे है? तो ये कौन ठीक करेगा भाई? उर्मिलेश जी की जिम्मेदारी है ये, या उर्मिलेश जी शीतल जी पे डाल देंगे? अगर कोई आदमी 4 राज्यों में एक समय में एक साथ वोटर है और चारों जगह उसका वोट एक समय में पड़ रहा है, इससे तो ये लगता है कि जो आप कई चरणों में चुनाव कराते हैं, इसी तरह के फ्लोटिंग वोटर को असिस्ट करने के लिए कराते हैं, कि आज एक राज्य में आप वोट कर लो, फिर चलो 3 दिन, जैसे हमारा कथित तौर पर सुरक्षा बल मूव कर रहे हैं, तुम भी मूव कर जाओ, अब जाओ वहां वोट कर दो। क्यों नहीं इसकी शंका की जाए, जब एक तथ्य सामने है? शंका ही तो की जा रही है। आपको दुरुस्त करना है भाई, आप टैक्स पेयर के पैसे पे हैं, संवैधानिक दायित्व है आपका। आप उल्टा धमका रहे हैं कि कैसे कर दिया आपने, एफिडेविट पे दीजिए, ऐसे आइए वैसे आइए, फिर हम आपको फेल कर देंगे। एनएफएस चल रहा है आपको,
सबको, पूरे देश को एनएफएस करने की योजना चल रही है। एक पूरे समाज को एनएफएस कर दिया है, अब आप पूरे देश के हर सिस्टम को एनएफएस कर देंगे। ये जो चीज हो रही है, ये आलोचना की पर्याय है और इसकी निर्मम आलोचना होना चाहिए। और सबसे ज्यादा हमारे आपके पेशे के लिए लज्जा की बात है, ये इन्वेस्टिगेशन कांग्रेस पार्टी ने किया है। आप सोचिए, डूब मरने की बात है। इसके पहले के दौर को देख लीजिए, 14 से पहले हर इन्वेस्टिगेशन मीडिया करता था, पार्टियां फिर उसको लेके जाती थी। 14 के बाद ये आ गया है कि मीडिया अपना इन्वेस्टिगेशन का काम बंद कर चुका है। वो सरकार की ओर से जनता का इन्वेस्टिगेशन करता है, उसको खालिस्तानी ठहराता है, जाट ठहराता है, यादव ठहराता है, मुस्लिम ठहराता है, ईसाई ठहराता है, देशद्रोही ठहराता है। ये काम उसने ले लिया है। तो हमारे पेशे ने तो अपने आप को बर्बाद कर लिया है पूरी तरह से। बर्बाद क्यों कहे, उसने अपने आप को षड्यंत्रकारियों के गैंग का सक्रिय सदस्य बना लिया है। रादर सबसे एक्टिव सदस्य वही। हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया जो अपने को कहने वाले लोग हैं, सबसे ज्यादा उन पर उनकी जवाबदेही और जिम्मेदारी है कि वो ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं जो खबर तक छापें। इन्वेस्टिगेशन की तो बात छोड़िए, अभी हाल में एसआईआर पर भी जो एक इन्वेस्टिगेशन सामने आया, वो इंडिपेंडेंट मीडिया यानी जो गैर मुख्यधारा मीडिया है, उसके एक किरदार ने, अजीत अंजुम ने उसको सामने लाया बिहार में जाकर, जबकि उनके पास या उन जैसे पत्रकारों के पास जो बड़े बड़े हाउसेज हैं वैसे रिसोर्सेज नहीं है। तो ये एक समस्या जरूर आप जो बता रहे हैं वो बिल्कुल सामने आई है। लेकिन मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि ये राहुल गांधी को अब इलेक्शन कमीशन की तरफ से, और यही नहीं भारतीय जनता पार्टी का भी, मैं उनके नेताओं के बयान सुन रहा था, हर ओर से एक तरह से धमकाया भी जा रहा है कि साहब आप हलफनामा दीजिए, इलेक्शन कमीशन कह रहा है, शपथ पत्र दीजिए। और उसमें न्यूज में ये भी डलवाया जा रहा है, अखबारों में छपी खबरों को भी मैं देख रहा था, टेलीविजन पर चलने वाली खबरों को भी देख रहा था कि इसमें तो जेल भी हो जाती है, अगर आपके तथ्य गलत पाए गए तो जेल। यानी प्रकारांतर से ये मानसिक रूप से तैयार कराया जा रहा है कि भाई राहुल गांधी जेल भी जा सकते हैं, क्योंकि अगर तथ्य गलत साबित हो गए तो उनकी सदस्यता भी चली जाएगी जो जा चुकी है पहले। तो आपको क्या लग रहा है, ये क्या अभियान है इसके पीछे? जो आपने कहा है वही अभियान है इसके पीछे, कि आप मसीह साहब से, हम मसीह साहब को चुनाव अधिकारी नियुक्त करेंगे, हम आपका वोट काट देंगे, अपने को जीता घोषित कर देंगे, और आपने अगर उंगली उठाई तो आपको जेल भेज देंगे। ये है, यही है जो आपने कहा, वही है। और ये कहने के लिए हम डरवाएंगे, वही तो मैं कह रहा हूं कि कल से हजारों प्रोफाइलें मुर्दा पड़ी हुई थी, उनको उठा उठा के लीप पोत के लाया गया है। वही डिमांड कर रही है, वही डर पैदा कर रही है, दुरुस्त करने की जगह डराने पे लग गई। अब ये देश को तय करना है कि वो फिर से एक बार अपनी पाई हुई आजादी को ध्वस्त करने के लिए तैयार है या इसका मुकाबला करेगा। आपको क्या लगता है, लोगों पर भी असर पड़ रहा है या केवल जो विपक्ष है केवल वही उत्साहित है कि यह मुद्दा बहुत बड़ा है, इससे जनतंत्र का बहुत बड़ा सवाल उठा है और लोग जो हैं जरूर इससे प्रभावित होंगे? तो लोग, जो आम लोग हैं, क्या आप चूंकि बहुत घूमते हैं इसलिए मैं सवाल पूछ रहा हूं कि ये जो मौजूदा दौर है उसमें आम लोग कहां खड़े हैं? देखिए, हमारे यहाँ दो तरह के लोग हैं। आप जानते हैं, एक बहुत बड़ी आबादी ऐसी है जो बहुत कठिनाई में जीवन बहुत लंबे समय से, हजारों साल से गुजार रही है, और उसकी स्थितियों में थोड़ा बहुत परिवर्तन आजादी के बाद नए संविधान की रोशनी में आया। उसमें से एक छोटा मोटा मध्य वर्ग पैदा हुआ इतने वर्षों में, जो कुछ न कुछ विचार श्रृंखला उनके बीच चलाता है उन सवालों पर जो उनके लिए बहुत जरूरी सवाल है, सामाजिक सवाल है। लेकिन अभी भी आर्थिक जो हमारा ढांचा है वो ऐसा है जिसमें पक्षपात है, और जो न्याय नहीं हो सका अभी तक, उसकी वजह से उनकी स्थिति बहुत दारुण है, और उनके लिए जिंदा रहना एक बहुत बड़ा संघर्ष है। हमारे आर्थिक आंकड़े इसकी गवाही देते हैं। आप जानते ही हैं कि 80-81 करोड़ लोगों को हम राशन देते हैं 5 किलो, तब ये माना जाता है कि वो जीवित है। 50% बच्चे माने जा रहे हैं कि कुपोषित हैं हमारे देश में। 40% से ज्यादा स्त्रियां
बल्कि उससे भी ज्यादा ही संख्या होगी, ये आंकड़े परिमार्जित नहीं हुए हैं, एनीमिक है। तो एक बहुत बड़ी आबादी को तो हम आप इसके लिए कोस नहीं सकते, लेकिन जो मध्य वर्ग पैदा हो गया 35-40 करोड़ लोगों का, जिसमें से 5-6 करोड़ लोग विदेशों में भी चले गए, इन सब में, सबके हाथ में आजकल एक स्मार्टफोन है। इसमें 14.5 करोड़ लोगों से ज्यादा लोगों ने राहुल गांधी के पूरे वीडियो या उसके अंश को या उस पर टिप्पणियों आदि को देख लिया है अब तक। तो ये तो सही है कि कल से इस मामले की हलचल ने एक बहुत बड़े सामाजिक समूह को प्रभावित किया है। ये चीज जो है, इसके बावजूद कि 1.5 लाख अखबारों में से ज्यादातर ने इसको प्रथम पृष्ठ पे नहीं लिया, इसके बावजूद कि 500 चैनलों में से, न्यूज चैनलों में से ज्यादातर ने इसको अंडर प्ले किया, या चुनाव आयोग की ओर से वही राहुल गांधी को डराने के लिए प्ले किया। अगर 5 मिनट उन्होंने चलाया तो 4 मिनट चुनाव आयोग ने क्या कहा ये ज्यादा उन्होंने लगाया, और 1 मिनट दिया कि राहुल गांधी ने क्या कहा। बहुत से लोगों ने तो 1 मिनट भी राहुल गांधी को नहीं दिया। तो ये सब हुआ, ये सब हो रहा है, ये सब होगा। इसके बावजूद एक बहुत बड़ी दर्शक संख्या ने अपने अपने हाथ के हैंडफोन वगैरह पर इस परिघटना को देखा, इसके तथ्यों को देखा, और उनकी क्यूरियसिटी आज पूरे दिन विद्यमान है। हमें विभिन्न माध्यमों पर ये नजर आ रही है, उनके रिएक्शंस नजर आ रहे हैं। और इसके बावजूद कि पूरी फौज उतर गई है, सारे मंत्री, मुख्यमंत्री, षड्यंत्री, खड़यंत्री और तमाम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, पेड अनपेड वर्कर, आईटी सेल्स, सब लग गए हैं एक ही काम वही करने में जो आप बता रहे हैं, धमकाने में। जेल भी जा सकते हो, ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, ये गलत है, पहले माफी मांग चुके हो। सब तानेबाजी करने, डराने के बावजूद ये मामला लोगों के जहन में जगह जगह पहुंचा है। उसको मैं इस तरह से देखता हूं कि हमारे जैसे बहुत साधारण छोटे टिप्पणीकार या अपने को पत्रकार स्वयं से कहने वाले लोगों के पास भी दर्जनों लोग चैट करके, मैसेज भेज के, हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पे कमेंट्स करके अपने रिएक्शन साझा कर रहे हैं, अपना दुख, गुस्सा, चिढ़, बेचैनी प्रकट कर रहे हैं। शीतल जी, आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि जो सामाजिक जो परिवेश हमारा है उसमें हम अपने को कहें भले ही कि हम बहुत समृद्ध देश हो बनते जा रहे हैं, बड़े ताकतवर, लेकिन इतने करोड़ लोग, 80 करोड़ की बात की जाती है कि वे भोजन के लिए सरकार पर निर्भर हैं। उनको सरकार की तरफ से फ्री अनाज दिया जा रहा है। उनमें बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो सरकार के विरुद्ध सुनना भी नहीं चाहते होंगे, सरकार को नापसंद भी करते हों या पसंद करते हों, लेकिन वो ज्यादा इस पर रुचि नहीं लेना चाहते। अभी भी भारतीय समाज में माना जाता है कि जो पढ़ा लिखा तबका है या जो खाते पीते परिवारों के लोग हैं, अपेक्षाकृत समृद्ध लोग हैं, वही समाज में विचार पैदा करते हैं, वही समाज में सहमति या असहमति का माहौल बनाते हैं। और उसमें भारत के अपर कास्ट का एक बड़ा हिस्सा है। अपर कास्ट में इसलिए कह रहा हूं कि आबादी के हिसाब से बहुत छोटा यह हिस्सा है, लेकिन इन्फ्लुएंस के मामले में आज भी ये 90% से ज्यादा इन्फ्लुएंसियर इसी समाज के हैं। भारतीय जनता पार्टी जो सत्ताधारी दल है, माना जाता है कि इस समाज का सबसे प्रिय संगठन है, सबसे वो ज्यादा उसको पसंद है। एक जमाने में वो कांग्रेस के साथ था। आपको क्या लगता है कि हाल के कुछ घटनाक्रम से अपर कास्ट में क्या कुछ टूटा है? कुछ कुछ ऐसा लगा है कि सवाल उठ रहा है क्या मौजूदा सत्ताधारी दल या सत्ताधारी संरचना के कारगुजारियों से, उसके कामकाज से कुछ निराशा सी दिख रही है आपको? अपवादों को छोड़ दें तो संगठित तौर पर अपर कास्ट जो है वो हजारों साल की मक्कारी से अपर कास्ट बना है। उसमें हजारों साल की अपने से कमजोर लोगों की, जिनको उन्होंने तरह तरह से कमजोर किया, संसाधनों पे कब्जे से कमजोर किया, शिक्षा से वंचित करके कमजोर किया, जाति के आधार पर बांट के कमजोर किया, और उससे वो शारीरिक रूप से भी तुलनात्मक रूप में कमजोर हुए। इन सब चीजों की कमजोरी का लाभ उठाने की विधियां हजारों साल में विकसित उनमें हुई। उनके अंदर कमजोर और मेहनत करके कमाने खाने वाले, अपना रोजी रोटी करने वाले और साधारण लोगों के प्रति नफरत का भाव है।
इस पूरे समाज में इतना पतित समाज है कि धरती पर और कहीं नहीं है इतना पतित समाज, ये जो हमारे देश में है। और ये इस घृणा के भाव को ये इसके लिए नॉर्मल है, ये अनफॉर्चुनेट है। अपवाद मैंने कहा है, अपवाद है, हमेशा रहे, और उन अपवादों ने अपना हस्तक्षेप किया, लेकिन वो मुख्य भूमिका में कभी न उनकी संख्या थी और न हो सकती थी, क्योंकि बाकी सारे लोग उससे लाभान्वित थे, लाभ का मामला था। और उसने एक ऐसा विद्रूप समाज भारत में निर्मित किया है जैसा दुनिया में कहीं नहीं है। और दुनिया में हर तरह की जकड़न, इस तरह की जो विभेद हैं, नष्ट हुए हैं, लेकिन ये हमारे यहां और दृढ़ हुआ है। और इस समय यही सत्ता में है, और ये इस डर से सत्ता में इस तरह से संगठित है कि उसको डर है कि नीचे से भी एक 70-80 साल जो हुए हैं देश की आजादी के, जिसमें संविधान की रोशनी में एक मध्य वर्ग, छोटा सा ही, बहुत छोटा, लेकिन उन समाजों में भी जो मेहनत करके रोटी रोजी कमाते थे, जिनके पास कम संसाधन थे या नहीं थे, बिल्कुल संसाधन नहीं थे, जो अछूत ठहरा दिए गए, जिनसे मीनियल काम लिए गए, और जो आर्थिक रूप से विपन्न रखे गए, और जो सामाजिक और इस ढांचे से विपन्न रखे गए, उन लोगों में भी एक मध्य वर्ग पैदा हुआ आरक्षण के जरिए और अन्य जरियों से, तो पर्टिकुलरली आरक्षण से बहुत बड़ा रोल है उसका। एक छोटा सा, बहुत टिनी मिनी है। उसने उस चेतना को उनके भीतर पहुंचाने की इस पूरे दौरान कोशिश की, और करता है, उन्हीं में से आया है। बहुत से लोग उसमें से नहीं भी करते, लेकिन बहुत से लोग करते हैं। उससे उनमें एक कुछ चेतना है, उसी चेतना के डर से आज इस समय का जो ताना बाना है सत्ता का, ये पैदा हुआ है। उसी चेतना को कुंद करने की कोशिश वो कर रहा है। राहुल गांधी को आज हम बात तो कर रहे हैं चुनाव आयोग के मामले की, लेकिन उन्होंने दरअसल उसी चेतना को भी राजनीतिक प्रतिनिधित्व देना शुरू किया है, इसलिए वो ज्यादा खतरे के निशाने पे है। आप कैसे देखते हैं, क्या जो, मैं साउथ की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन नॉर्थ में, क्या उन इलाकों में, उन राज्यों में जहां कांग्रेस पार्टी का प्रभाव खत्म हो चुका था, क्या क्या वहां पर सबाल्टर्न समूहों के बीच भी उनकी आवाज उठाने के कारण, क्या राहुल गांधी फिर से उभर रहे हैं एक बड़े नेता के तौर पे, और इसका फायदा कांग्रेस भी भविष्य में उठा सकती है? क्या ये कांग्रेस का एक तरह से हिंदी हार्टलैंड में पुनरुत्थान भी इसमें देख रहे हैं आप? लेकिन मुझे लगता है कि राहुल गांधी ने धीरे धीरे उत्तर और मध्य भारत में भी उस समाज के बीच कम से कम अपने प्रति अविश्वास को तो खत्म करने में सफलता प्राप्त की है। अभी उनकी वो सहमति मिल गई हो उनको, और वो सब उनके पीछे चलने लगे हो, ये मैं नहीं कहूंगा, लेकिन अब कम से कम वो उनमें से एक है, या उनमें प्रमुख है, जिन पर अविश्वास का जो वातावरण था वो उन्होंने जीत लिया है। अब उन पर आदमी इन सवालों पर अविश्वास नहीं करता, उनके लोगों पर अविश्वास अभी भी करता है। उनके चारों तरफ जो मंडल है उस पर अविश्वास उसका है, और वो जायज है। लेकिन अब राहुल गांधी पे एक व्यक्ति के तौर पर अविश्वास उसका या तो बहुत कम हो गया है या खत्म हो गया। शीतल जी, आपको क्या लगता है, बिल्कुल आखिरी सवाल मेरा, कि जो मौजूदा सत्ताधारी समूह है, जिसने कि अपर कास्ट के अलावा पिछड़े वर्गों में, यहां तक कि दलित समूहों में भी अच्छी खासी पैठ बनाकर सत्ता पर काबिज वो हुए थे, ऐसा माना जाता है, और मैं भी मानता हूं कि उन्होंने एक काफी बड़ा हिस्सा अपने साथ लाया था। तो क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी की सबाल्टर्न समूहों में बढ़ती लोकप्रियता भले न हो, लेकिन अविश्वास जो था वो खत्म हुआ है? तो इसका क्या असर बीजेपी के समर्थन पर भी पड़ेगा? क्या सबाल्टर्न समूहों में उसका समर्थन सिमट रहा है, कमजोर हुआ है, या बरकरार है? बिल्कुल कमजोर होना शुरू हो गया है। कमजोर एकदम हो गया है ये मैं कह सकता हूं, शायद आप भी नहीं कहना चाहेंगे, लेकिन वो कमजोर होना शुरू हो गया है, ये सही। और अगर ये कंसिस्टेंसी राहुल गांधी अपने में मेंटेन रखते हैं आने वाले दिनों में, और उनके कामों में और उनकी सरकारों के कामों में झलकी, कुछ जगहों पे उन्होंने ऐसे काम किए हैं, उनकी तेलंगाना सरकार वगैरह ने, कर्नाटक सरकार वगैरह ने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जिसका वो ठीक से प्रचार प्रसार करने में उनकी टीमें असफल है। लेकिन वो काम की ध्वनि पहुंचेगी, और अगर वो उसको पहुंचा ले गए, और उसके साथ ये जो विश्वास अर्जित करने की उनकी लगातार कार्रवाई है, और जो उनको हासिल हो रहा है,
तो ये चीज निश्चित तौर पर वर्तमान जो सत्ता प्रतिष्ठान है उसके हाथ से बहुत चली जाएगी। इंडिविजुअल्स तो हमेशा बिकते रहेंगे, इंडिविजुअल्स, लीडर्स, बहुत से मौका परस्त लोग, सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स, इनकी सेल हमेशा लगी रहेगी, वो एक अलग प्रक्रिया है। लेकिन समाज की जो हलचल है वो एक अफर्मेटिव दिशा की ओर बढ़ती हुई मुझे दिखती है। हम यही अपनी चर्चा का समापन करते हैं। अगली चर्चा तक हम जरूर भविष्य में भी इन विषयों पर बात करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया शीतल जी। तो दोस्तों, हमारी आज की चर्चा नमस्कार। आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा, और हमारे चैनल को देखते हुए जरूर सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों से भी कहें कि वे सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा चैनल एक पूरी क्षमता और ताकत के साथ आपके साथ रूबरू हो सके। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल।